बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक प्रकार की साइकेट्रिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसमें हमें दो प्रकार के सिम्टम्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। एक है जिसमें मैनिया या फिर उन्माद के सिम्टम्स दिखते हैं, जिसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना या बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के बिहेवियरल सिम्टम्स आना, उसको मैनिया के सिम्टम्स बोलते हैं, जिसको उन्माद कहा जाता है। और दूसरा प्रकार का जो डिसीज़ है इसमें बाइपोलर में, उसको बोला जाता है डिप्रेशन, जिसमें उदासी होना, मायूसी होना, पेशेंट को ऐसा लगना कि भाई नेगेटिव विचार आना, आत्महत्या के विचार आना, ऐसा लगना कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, उस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। इसलिए इसको बाइपोलर करके बीमारी बोला जाती है। बाइपोल्स मतलब दो प्रकार के अलग अलग पोल्स रहते हैं, जिसमें एक प्रकार में जब पेशेंट मैनिया में रहता है या उन्माद में रहता है, उसमें सडनली पेशेंट के बिहेवियर में बदलाव आ जाता है, जिसमें पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगते हैं, नींद कम हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से खर्चा करने लगते हैं, जो यूजुअली उनकी पर्सनैलिटी का भाग नहीं रहता। और कुछ दिनों तक ये फेज चलने के बाद में बहुत सारे पेशेंट्स को डिप्रेशन के सिम्टम्स मतलब उदासीनता के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें पेशेंट एकदम से काम करना बंद कर देंगे, उनको काम करने की इच्छा नहीं होगी, उनको मरने की इच्छा होगी, या उनको ऐसा लगेगा कि कोई काम नहीं कर पाऊंगा या मैं किसी काम का नहीं हूँ, या उनको ऐसा लगेगा कि भैया इस जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स बोले जाते हैं। जब इस प्रकार के सिम्टम्स, मैनिया के सिम्टम्स 1 हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो उसको हम लोग मैनिया बोला जाता है, मैनियाक डिसऑर्डर ऑफ वन पार्ट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। और डिप्रेशन के सिम्टम्स जब 2 हफ्ते के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तब हम उसको पहले यूनिपोलर डिप्रेशन, और अगर बीच में उसमें कोई मैनिया के सिम्टम्स पिछली बार अगर ऐसी कोई बीमारी हुई थी, तो उसमें अगर किसी उन्माद के सिम्टम्स प्रेजेंट थे या पाए गए थे, तो हम उसको बाइपोलर करके डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको हम लोग द्विध्रुवीय मतलब जिसके 2 पोल्स रहेंगे, एक एकदम एक्सट्रीम पोल्स जो रहेंगे, और वो दोनों भी एक्सट्रीम जो मूड के डिसऑर्डर्स रहेंगे, वो पेशेंट की पर्सनैलिटी का नॉर्मल पार्ट नहीं रहता है, इसलिए उसको बाइपोल कहा जाता है। 2 पोल्स में जब ये बीमारी पाई जाती है, तो कभी कभी पेशेंट उन्माद के सिम्टम्स दिखाएगा, कभी कभी पेशेंट्स में डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, और दोनों ही प्रकार के सिम्टम्स में जब पेशेंट की काम करने की क्षमता अफेक्ट हो जाती है, जिसको हम लोग लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी, डिसफंक्शनल बोलते हैं, या जिसमें पेशेंट अपने काम को छोड़कर उस बीमारी की वजह से किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता, तब हम उसको डिसीज़ करके लेबल कर सकते हैं या बीमारी करके लेबल करते हैं। थोड़े बहुत सिम्टम्स किसी किसी हद में प्रेजेंट रहना शुरुआत हो जाती है स्टार्टिंग से, लेकिन जब तक काम पूरी तरह, बहुत बार पेशेंट्स का काम अफेक्ट नहीं होता है, बहुत बार पेशेंट लोग काम कर सकते हैं इसमें, तब तक बहुत बार यूजुअली रिलेटिव्स के और रिश्तेदारों के ध्यान में नहीं आता कि हमको इस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए या इस बीमारी का ट्रीटमेंट चाहिए। जब एक्सट्रीम केसेस बढ़ जाते हैं या एक्सट्रीम प्रकार की तकलीफ आती है, जिसमें काम करने की क्षमता पेशेंट की अफेक्ट हो जाती है, या फिर वो ठीक तरह से नहीं काम कर पाते या ठीक तरह से नहीं उस चीज़ को फिनिश कर पाते अपने काम को, तब यूजुअली रिलेटिव्स को इसका पता चलता है कि हमको साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, जबकि इसके सिम्टम्स बहुत दिनों पहले से रहते हैं। तो अगर हम पहले ही इस बीमारी के बारे में या इनके लक्षणों के बारे में पता कर लेंगे, या पहले ही हम थोड़ा सा इस बारे में जानकारी रखेंगे, तो हमको इस बीमारी को डायग्नोस करने में, पेशेंट को डॉक्टर के पास में ले जाने में, साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाने में आसानी होगी, हमारा टाइम बचेगा, पेशेंट का नुकसान कम होगा, आप लोगों का नुकसान कम होगा, और हम लोग उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है, हम इसको जन जागरूकता के हिसाब या जन जागरूकता के वजह से हम लोग इस वीडियो को लाइव कर रहे हैं, ताकि पेशेंट्स को और लोगों को, उनके रिश्तेदारों को पता चले कि बाइपोलर के सिम्टम्स क्या है, बाइपोलर के लक्षण क्या है। इसमें बहुत से लोगों को ये सवाल आता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर होने का कारण क्या होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है अनुवांशिकता, कि अगर परिवार में किसी को या परिवार के किसी भी ब्लड रिलेटेड रिलेटिव को अगर ऐसी कोई बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम जिसको बोलते हैं, तो 60 to 70% केसेस में इस प्रकार की बीमारी रिलेटिव्स में या उनके नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 to 2% इसका इंसिडेंस रेट है, मतलब 100 में से 1 या 2 लोगों को ये बीमारी हो सकती है।
पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में इक्वल प्रकार से ये बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, औरतों लेडीज़ में, महिलाओं में कम पाई जाती है, ऐसा नहीं है। दोनों में सेम प्रकार की और सेम इंसिडेंस रेट पाया जाता है। सबसे पहले यूजुअली बहुत बार जो सिम्टम्स रहते हैं वो डिप्रेशन के ही सिम्टम्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं बहुत बार, जिसमें पेशेंट्स को उदासी होना, मायूसी होना, मरने की इच्छा होना, किसी काम करने में मन नहीं लगना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, उस प्रकार के लक्षण होते हैं। उसको जब बहुत बार जब रिलेटिव्स वो सिम्टम्स लेके ठीक करने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं या इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, तब बहुत बार पता चलता है कि उनमें पहले भी मैनिया या उन्माद के भी सिम्टम्स प्रेजेंट थे। तब उस समय इस डिसीज़ का डायग्नोसिस हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि बाइपोलर नाम की बीमारी हो सकती है। होने के चांसेस जो मैंने आपको कारण बताया वो है मोस्टली जो है अनुवांशिकता है, दूसरा वातावरण में कुछ फ़र्क रहा, वातावरण में कुछ तकलीफ हुई, वातावरण के कोई स्ट्रेसर्स रहे, फैक्टर्स रहे, जैसे काम का प्रेशर, घर का प्रेशर या फिर फाइनेंशियल प्रेशर या फिर किसी प्रकार का भी पर्सनल तनाव, टेंशन, स्ट्रेस रहा, तो इसमें भी ये बीमारी बढ़ के दिखाई दे सकती है, सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो जब मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर 1 हफ्ते से ऊपर अगर मैनिया के सिम्टम्स है और 2 हफ्ते से ऊपर डिप्रेशन के सिम्टम्स है, तब हम इसको ट्रीटमेंट के बारे में बोलेंगे कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और रिलेटिव्स तभी हमको लेके आते हैं। तो मैनिया के सिम्टम्स 7 दिन के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए, डिप्रेशन के सिम्टम्स 2 हफ्ते के ऊपर होने चाहिए, तभी हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर करके लेबल कर सकते हैं। उसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर 3। हम लोगों को उसके डिटेल्स में ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टरों के लिए ज़रूरी है जानना। आप लोगों को सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी इसके सिम्टम्स को पिक करें, जल्दी से जल्दी अगर हमको उसमें पेशेंट्स में ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास में ले जाएं, उनकी मदद करें। बहुत बार ऐसा होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी जो है एडोलेसेंस मतलब अर्ली पौगंड अवस्था या टीनेज के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स में शुरू हो जाती है। तो बच्चों में जब ये शुरुआत होती है, टीनेज में 15, 16, 17 साल की उम्र में ये जब शुरुआत होती है, तो जो यूजुअली सिम्टम्स रहते हैं या यूजुअल जो लक्षण रहते हैं वो कॉमन लक्षणों के जैसे जैसे एडल्ट्स में या बड़े लोगों में दिखाई देते वैसे नहीं रहते। बच्चों में कुछ जो बदलाव चालू होते हैं इस बीमारी में, उसमें सबसे पहला सिम्टम रहता है उनकी रूटीन में फ़र्क पड़ना, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, उनके एकेडमिक्स में थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन लूज़ होना, या फिर बहुत ज़्यादा उद्दंड हो जाना, सडनली बच्चे के स्वभाव में बदलाव आ जाना। इस प्रकार के लक्षण यूजुअली बच्चों में दिखाई देते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, अगर हम लोग जल्दी इस लक्षणों को पिक कर सकेंगे और डॉक्टर की मदद लेंगे, तो शायद हम इसका जल्दी निदान कर सकते हैं। इसमें जितना रेगुलरली ट्रीटमेंट किया जाएगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाएगा, जितना पेशेंट कॉम्प्लाइंट रहेंगे, कॉम्प्लाइंट मतलब जितना अच्छे से दवाई लेंगे, जितने सलाह दी गई है उतनी दवाई लेंगे, तो रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पेशेंट के सिम्टम्स जल्दी कवर हो सकते हैं, पेशेंट की बीमारी में भी जल्दी कंट्रोल आ सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है। स्पेशली बच्चों में जब ये सिम्टम्स शुरू होते हैं तो उनको जल्दी हम इस चीज़ को पिक कर सकें। अगर हम जल्दी इस बीमारी के लक्षणों को अगर पिक कर सके या हम जल्दी इस बीमारी के लक्षण को जान सके, तो बच्चों के ट्रीटमेंट में जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हम इसमें ज़्यादा हद तक सफलता पा सकते हैं। सिमिलरली बहुत बार फीमेल्स में और महिलाओं में ये बीमारी प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद बहुत सारे ऐसे लक्षण पाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वातावरण का या फिर हमारे आसपास की चीज़ों का जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, तो प्रेगनेंसी या बच्चे का देखभाल करना एक इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेसर, मतलब उसी में इतने प्रकार का तनाव रहता है, तो उसके बाद में ये बीमारी देखी जा सकती है बहुत बार महिलाओं में। तो हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत बार ये सवाल आता है पेशेंट्स से हमारे तरफ कि
डॉक्टर साहब कि इसका इलाज कितने दिन तक करना है, इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके इलाज में हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या दवाइयाँ लेनी पड़ती है या सिर्फ काउंसलिंग से हो जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ काउंसलिंग काम नहीं करेगी, सिर्फ हमको पेशेंट से वार्तालाप काम नहीं करेगा, हमको इसमें डेफिनेटली दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेगी, मेडिसिन ज़रूर लेने पड़ेंगे, तभी इनके सिम्टम्स कवर हो सकते हैं। दवाइयों में सबसे मेन जो दवाई होती है जो हम उसको मूड स्टेबलाइज़र बोलते हैं, जो कि ये बाइपोलर जो डिसऑर्डर है वो मूड का मतलब हमारे स्वभाव का डिसीज़ है। स्वभाव के डिसीज़ की वजह से ये स्वभाव में बदलाव की वजह से ये बीमारी देखी जाती है। तो हम उसको मूड स्टेबलाइजर्स मतलब मूड को स्टेबलाइज करने वाली जो मेडिसिन्स रहती है, दवाइयाँ रहती है, हमको वो चालू करनी पड़ती है, जिससे उनका मूड ना बहुत ज़्यादा उन्माद की तरफ रहे, ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे। तो हमको वो बाइपोलर को मैनेज करने के लिए, मूड स्टेबलाइज करने के लिए वो दवाइयाँ चालू करनी पड़ती है, जिसमें लिथियम एक सबसे अच्छी दवाई है, सोडियम वैल्प्रोएट है, ऑक्सकार्बाजेपिन है। ये सब अलग अलग दवाइयों का नाम है। जब आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ साथ में हमको कभी कभी ऐसी भी दवाई देनी पड़ती है जिससे उनके आक्रामकता, उग्रता कम हो जाए। नींद थोड़ी सी कम हो जाती है पेशेंट्स में, तो थोड़ी बहुत कभी कभार थोड़ी सी नींद आए, बहुत ज़्यादा नींद ना आए, 6-7 घंटे की नींद आए, इस प्रकार की कोई दवाई कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, या 2 या 3 हफ्तों के लिए हमको वैसी दवाई देनी पड़ती है। बट वो मेरी सलाह रहेगी कि आप साइकेट्रिस्ट की मदद लें, उनसे मिले, उनको बताएं, उनसे पूछें और वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। बहुत बार ये सवाल पूछते हैं हमको लोग कि सर इसमें शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या? हम लोग तो नहीं लेना चाहते हैं शॉक ट्रीटमेंट, और शॉक ट्रीटमेंट हमको पसंद भी नहीं है। तो मेरा जवाब उनको ये रहेगा कि आज की तारीख में इतने अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अवेलेबल है, इतने अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन अवेलेबल है, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, रीज़नेबल रेट्स की दवाइयाँ जो अवेलेबल है, जिसमें हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शॉक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पहले के ज़माने में या पहले के काल में ज़्यादा होता था कि जब पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है तो शॉक ट्रीटमेंट देना ही पड़ता था। अभी भी देना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ सकता, लेकिन वो हर पेशेंट के इंडिविजुअल केस टू केस और सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो वो आपको आपके ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट ही ज़्यादा ठीक से बता सकते हैं। एक सवाल जो हमेशा कॉमन रहता है और सबके मन में ये एक मिथ्या की तरह बैठा हुआ है, या व्हाट शुड आई से, कि एक स्टिग्मा की तरह बैठा हुआ है कि साइकेट्रिस्ट की दवाई लेने से पेशेंट को सिर्फ नींद की दवाई रहती है, साइकेट्रिस्ट की दवाई उनको उनकी आदत पड़ जाती है, पेशेंट को एक बार दवाई चालू करे तो फिर कभी दवाई बंद नहीं कर सकता। ये बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में नहीं, जनरली भी हर किसी के मन में ये एक धारणा बैठ गई है कि साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चालू है मतलब अभी लाइफ टाइम ही लेना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है। उसका कारण ये होता है कि ये जो बीमारियां होती है जिसमें पेशेंट के स्वभाव में बदलाव आने लग जाता है। देखिए कोई भी बीमारी जो मनोचिकित्सक बीमारी है वो आपको किसी प्रकार की फिजिकल सिम्टम्स में ज़्यादातर नहीं दिखाई देंगे। मेजॉरिटी टाइम, ज़्यादातर टाइम आपको उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे कि पेशेंट के स्वभाव में बदलाव आ गया, उसके बोलचाल में बदलाव आ गया, उसके बात करने के तरीके में बदलाव आ गया, उसके बर्ताव में कोई चेंजेस आ गए सडनली। तो उस प्रकार के ही लक्षण हमको दिखाई देंगे ज़्यादातर। कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो दूसरी बीमारियों में, ज़्यादातर एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब घबराहट, बेचैनी, चिंता की बीमारी, या फिर सोमैटिक डिसऑर्डर मतलब तनाव, टेंशन की वजह से जो शरीर पे दिखते लगते हैं तब होते हैं। मेजॉरिटी समय, ज़्यादातर समय जो सिम्टम्स या लक्षण जो चालू होंगे मनोचिकित्सक बीमारी में, मनोचिकित्सा की बीमारी में या इसमें विकार में, वो हमको स्वभाव में बदलाव के रूप में ही दिखाई देंगे। तो ये इसका कारण ये होता है कि हमारा ब्रेन जो हमारे शरीर का एक मदरबोर्ड है, जैसे हमारे कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड रहता है, जैसे हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड और उसका हार्ड डिस्क एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, वैसे ही हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो हमारा मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क में ऐसी बहुत सारी यंत्रणाएं रहती है, ऐसी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऐसी बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं जो हमारे स्वभाव, हमारी सोच, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं बहुत हद तक। तो ये जब बीमारियां बढ़ती है या ये इस प्रकार की जब बीमारियां शुरू होती है तो उनका मेजर कारण या उसका जो एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि
हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ विटामिन्स या कुछ प्रकार के जो द्रव्य रहते हैं, जिसको हम लोग हमारी साइंटिफिक भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, अगर हम एक कॉमन भाषा में बात करें तो हम उसको विटामिन्स बोल सकते हैं। तो उस विटामिन्स की गड़बड़ की वजह से बहुत सारे यंत्रणाओं में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सोच में, हमारे बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में बदलाव आ सकता है और दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो जब ये बदलाव आएगा तब हमारे स्वभाव में बदलाव आएगा, हमारे बर्ताव में बदलाव आएगा, तब सामने वाले को दिखेगा कि कुछ स्वभाव में बदलाव आ गया है। तो इन द्रव्यों के जो गड़बड़ हुई है या द्रव्यों के जो लेवल्स कम ज़्यादा हुए हैं या केमिकल्स जो कम ज़्यादा हुए हैं, उसको ठीक करने के लिए जितनी मात्रा में दवाई देनी पड़ती है उसको बहुत बार समय लगता है, उसको बहुत बार ज़्यादा दिन तक कवर करना पड़ता है। वो मात्रा बराबर से बनी रहे उसके लिए थोड़ी ज़्यादा दिन की ट्रीटमेंट हमको लेनी पड़ती है। इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास में जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं या चालू रहता है उस चीज़ का ट्रीटमेंट, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, कभी कभार 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। बहुत बार बीमारी ठीक होने के बाद में भी उन द्रव्यों के प्रभाव को, उन द्रव्यों की मात्रा को कंट्रोल करके रखने के लिए हमको लंबे समय तक मेंटेन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत सारी धारणाएं इस बारे में ऐसी है कि एक बार हमने दवाई चालू की तो हमको ज़िंदगी भर ही खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे शरीर में कोई बदलाव हमको शारीरिक रूप में दिखेगा, जैसे हमारी आंखें अगर कमज़ोर हो गई या हमको धुंधला दिख रहा है तो हम एक आंखों के डॉक्टर के पास में जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। हमें चश्मा लगता है, हम उस चश्मे को पहनते हैं कंटिन्यूसली, तो हमारी आंखें अडेप्ट करती है और हमको चश्मा वो लंबे समय तक पहने रखना पड़ता है या लाइफ टाइम भी पहने रहना पड़ सकता है। वैसा ही जब ये बदलाव शरीर में, मस्तिष्क के अंदर शुरू होंगे तो कुछ दवाइयाँ हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक लेनी पड़े, बहुत लंबे समय तक खानी पड़े, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ नहीं होती। वो भी एक गलत धारणा है हमारे समाज में इस चीज़ को लेके कि साइकेट्रिस्ट की दवाई या मनोचिकित्सक ने जो बीमारी है उसके लिए अगर हम दवाई चालू करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। हमको नींद की आदत पड़ जाती है, वो नींद की दवाइयाँ रहती है, वो डिपेंडेंस फॉर्मिंग दवाइयाँ रहती है, उससे हमको आदत पड़ जाती है, एक नशे की तरह रहती है। ये सब गलत प्रकार की धारणाएं हैं और ज़्यादातर ये धारणाएं इस वजह से फैली है क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स को ये लगता है या पेशेंट्स के रिश्तेदारों को ये लगता है कि अगर हम किसी मनोचिकित्सक का इलाज करेंगे तो लोग हमें किसी अलग नज़रिए से देखेंगे, लोग हमें किसी अलग प्रकार से देखेंगे, लोग हमें एक स्टिग्मा, मतलब एक टैबू की नज़रों से देखेंगे कि इनके स्वभाव में अगर कुछ बदलाव आ गया है, मतलब दिमाग हिल गया है या उनका स्वभाव में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मतलब इनका कुछ काम नहीं कर रहा है मस्तिष्क ठीक से। इस प्रकार की गलत धारणाएं समाज में फैली रहती है। उस वजह से भी बहुत बार पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार दवाई लेने और ट्रीटमेंट लेने से हिचकिचाते हैं, जिसका वजह से कारण ये होता है या जिसकी वजह से परिणाम ये होता है कि बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है, बहुत हद तक लक्षण बहुत तीव्रता में बढ़ जाते हैं, जिसको अगर हम लोग पहले ट्रीटमेंट या जल्दी ट्रीटमेंट चालू किया जाता तो बहुत हद तक जो कंट्रोल हो सकते थे या हो सकते हैं। लेकिन जस्ट कि ये धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित है मनोविकार की ट्रीटमेंट और मनोविकार की दवाइयों को लेकर, उसकी वजह से बहुत बार पेशेंट, उनके रिश्तेदार ट्रीटमेंट लेने के लिए अवॉइड करते हैं, ट्रीटमेंट लेने के कतराते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास में जाने से कतराते हैं, उनके क्लिनिक में कदम रखने से डर लगता है उन्हें कि लोग क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, आजू बाजू के लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कहीं उनको पता तो नहीं चल जाएगा। इस वजह से वो ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है उनके और पेशेंट की तबीयत बहुत हद तक ख़राब हो जाती है। फिर जाके ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा उन्माद में या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो फिर वो लोग ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं हो पाते, दवाइयाँ नहीं खाते। उस समय फिर पेशेंट को बहुत बार एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, भर्ती रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उस समय फिर डेफिनेटली शॉक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हर पेशेंट को ज़रूरत पड़े ऐसा नहीं है, वो पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग समय पे अलग अलग पेशेंट के लिए, हर किसी के लिए गाइडलाइंस और ये ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है।
किसी को एक दवाई से आराम हो जाए, किसी को 2 दवाइयों से आराम हो जाए, किसी को शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़े, किसी को 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी देना पड़े। लेकिन डेफिनेटली आपके जो डॉक्टर है वो बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में आपके पेशेंट का इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दवाइयों से बहुत जल्दी ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है और बहुत आसानी से हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं अगर हमने दवाइयों में और ट्रीटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं की, रेगुलरली लिया, कॉम्प्लायंट बराबर रहे ट्रीटमेंट को, तो डेफिनेटली इस बीमारी पे जल्दी कंट्रोल पाया जा सकता है। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो तकलीफ़ होती है या एक बहुत बड़ी समस्या रहती है या बहुत बड़ा एक दुविधा रहती है पेशेंट और उनके रिश्तेदारों के मन में कि इस दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं फैली हुई कि अगर कोई भी दवाई हम बहुत लंबे समय तक खाते हैं, स्पेशली एलोपैथी की दवाई, तो डेफिनेटली हमारा लीवर और किडनी खराब ही हो जाएगा या हमारे शरीर में बहुत कुछ नुकसान ही हो जाएगा। ऐसी एक धारणा हमारे समाज में बहुत सालों से प्रचलित है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ जो यूजुअली हम लोग लंबे समय तक देते हैं, वो मेजॉरिटी दवाइयाँ शरीर के लिए सेफ़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो सकता है, एसिडिटी हो, किसी को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को पेट थोड़ा सा फूला फूला लगे, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे। और डेफिनेटली अगर किसी दवाई की मेजर साइड इफ़ेक्ट है तो आप इस चीज़ का विश्वास रखिए कि डॉक्टर आपको बहुत लंबे समय तक वो दवाइयाँ नहीं चलाएंगे। अगर आपने डॉक्टर की सलाह मानी, उन्होंने जितने दिन कहा उस हिसाब से दवाइयाँ ली, तो डेफिनेटली आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा डॉक्टर को, ट्रीटमेंट लिखने वाले डॉक्टर को आपकी तबीयत की ज़्यादा फिक्र है कि नुकसान नहीं होना चाहिए पेशेंट के शरीर को या उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो इस चीज़ का ध्यान रखते ही है कि पेशेंट को कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभार स्टार्टिंग में हो सकता है, जब तक वो दवाई हमारे शरीर के साथ में एडजस्ट नहीं होती या हमारा शरीर उसको एडजस्ट नहीं कर लेता, तब तक कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे उल्टी होना या वॉमिटिंग जैसा होना या नौशिया होना या स्टार्टिंग के 2-3 दिन थोड़ी ज़्यादा नींद आना, ऐसा स्टार्टिंग में हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू ही हो। आप उस बारे में अगर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साइकेट्रिस्ट से, आपके मनोचिकित्सक से, तो डेफिनेटली आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी तरह से एनलाइटन करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो हम इसके ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं सो दैट मैं आपके सवाल पढ़ सकूं, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, ताकि हम उसको, मैं आपके उन सवालों का निदान कर सकूँ। उसके बाद में एक मेजर तकलीफ़ मुझे इस चीज़ के तकलीफ़ या हर्डल की तरह देखता हूँ मैं उस चीज़ को। पेशेंट्स को ये लगता है कि ट्रीटमेंट कितने दिन तक लेना है। देखिए, इस बारे में डेफिनेटली मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि एक बार अगर हम ट्रीटमेंट चालू करें तो कम से कम 6 से 8 महीना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसका एक ड्यूरेशन रहता है, 6 से 8 महीने का एक ड्यूरेशन रहता है। कभी कभी वो ड्यूरेशन बढ़ के 1 साल 1.5 साल भी हो सकता है, जब तक वो सिम्टम्स पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होते, तो हमको डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहूँगा कि वो जो ट्रीटमेंट का टाइम है या ड्यूरेशन है, वो पेशेंट टू पेशेंट या फिर बीमारी की तीव्रता या लक्षणों की तीव्रता को देख के डिपेंड करके चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एक सिलेक्टेड टाइम फ्रेम में उतने तक ही हमको ट्रीटमेंट चलाना पड़े, उसमें बदलाव आ सकते हैं। तो वो आपको जब आप रेगुलरली ट्रीटमेंट लेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि कितने दिन तक ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा ये कि ट्रीटमेंट लेते समय हमको और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप दवाइयाँ बराबर से लें, आप डॉक्टर की सलाह मानें, आप अपने दैनंदिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे, अपने काम में फोकस करने की कोशिश करें। थोड़ी बहुत तकलीफ़ सहन करके भी आपको अपना काम रेगुलरली करते रहने की कोशिश करनी है। अगर बहुत तकलीफ़ हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह ले, हो सकता है वो आपको 3-4 दिन रेस्ट करने के लिए बोले, तब आप उस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो कीजिए, उनकी सलाह को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। आप अगर अपने साइकेट्रिस्ट की सलाह को डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी पर जल्दी काबू पा सकते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा भी होता है इस बीमारी में कि ये बीमारी बहुत बार रिपीट हो सकती है। इसको हम लोग रिपीटेटिव एपिसोड्स कहते हैं। मतलब एक बार अगर वो बीमारी हो तो रिपीट एपिसोड्स भी उस बीमारी के आ सकते हैं। लेकिन ड्यूरेशन जो रहता है
वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम कितने अच्छे से और पेशेंट कितने रेगुलरली ये दवाइयाँ लेते हैं, कितने अच्छे से अपनी तबीयत का ध्यान रखते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि एक बार अगर हम एपिसोड कंट्रोल हो जाता है मैनिया या डिप्रेशन का, तो बहुत सालों तक 3-4-5 सालों तक भी लक्षण नहीं आते पेशेंट में, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 6-8 महीने में भी लक्षण वापस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ज़्यादा आनुवांशिकता पे डिपेंड करता है, हमारी डिसीज़ की सीवियरिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, लक्षणों की तीव्रता कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ों की तीव्रता जब पता चलेगी तब आपके डॉक्टर और आपके साइकेट्रिस्ट आपको इस बारे में अच्छे से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। और आनुवांशिकता का लोड, मतलब जेनेटिक लोडिंग कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये बीमारी कितने दिनों में वापस आएगी पलट के, या एपिसोड्स ऐसे आते ही रहेंगे या नहीं भी आएंगे, ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है। बट वो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि एक बार ये बीमारी होने के बाद इनके एपिसोड्स बीच बीच में आते रहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ये बीमारी एक बार पूरी तरह से क्यूरेबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली कंट्रोलेबल है, क्योंकि उस चीज़ के जो जीन्स है, ये बीमारी की जो आनुवांशिकता है या जेनेटिक लोडिंग है, वो तो ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रेजेंट ही है। तो ये बीमारी कभी भी उभर के आ सकती है एक बार शुरू होने के बाद। तो रिलेटिव्स को और पेशेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको इस बीमारी के ऊपर के लक्षणों पे थोड़ी निगाह रखें, ध्यान रखें, और अगर ऐसे कोई लक्षण दिखे तो तुरंत हमको डॉक्टर के पास में लेके जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जाना है, और तुरंत हमको ट्रीटमेंट चालू करना है, जिससे हम इस बीमारी को बढ़ने के पहले ही फिर से लक्षणों पे कंट्रोल पा सकें। बहुत बार ऐसा होता है जिसको हम लोग रैपिड साइक्लिंग बोलते हैं, कि बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स को उन्माद और डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्माद और डिप्रेशन के एपिसोड में सालों की डिफरेंस रहे, सालों का गैप रहे। मतलब 1 साल अगर उन्माद का एपिसोड आ रहा है तो हो सकता है कि अगले 2-3 सालों तक कोई भी एपिसोड ना आए, फिर डिप्रेशन का एपिसोड आए। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने के गैप में उन्माद और डिप्रेशन के एपिसोड्स अलग अलग रूप में या अलग अलग समय पे आते रहेंगे। तो उस समय हमको विशेष ध्यान रखना है, दवाइयों का विशेष ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह का विशेष ध्यान रखना है, मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अपने डे टू डे मतलब दिनचर्या का ध्यान रखना है, नित्य कर्मों का एक टाइम टेबल शेड्यूल बना के उसको फॉलो करने की, उसको ज़्यादातर समय उस पर मतलब यू हैव टू स्टिक टू द रूटीन, उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। अपने शेड्यूल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा एक टाइम टेबल फिक्स रहे, हम उसके हिसाब से चले। अगर हम ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एपिसोड्स की तीव्रता, एपिसोड्स के आने की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है और बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। अगर कोई सवाल है तो हम इसको सवाल का मैं आपको जवाब दे सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना, आई थिंक इट्स good for today. I would like to thank all the viewers. I would like to thank the Neurology Forum for giving me the opportunity to share an awareness related to bipolar disorder. See you all and hope to see you all next time also. Thank you.